नमस्कार। ट्वेल्थ वाला एनसीईआरटी फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने ट्वेल्थ फिजिक्स के लिए जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है बोले तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज वो कंप्लीट कर लिया था। अभी अपन लेक्चर नंबर सेकंड पे चलते हैं जहां अपना टॉपिक रहेगा कूलम्ब्स लॉ। क्या जानते हैं हम कूलम्ब्स लॉ के लिए? इसके लिए सबसे पहले अपने को यह पता करना पड़ेगा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कौन कौन से लग सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास चार्ज है रेस्ट, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को अपन बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। अच्छा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे मेरे पास, बोले तो सेम नेचर, ऐसा ही कुछ नेगेटिव के लिए भी हो सकता है, सेम नेचर, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को अपन बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन अगर मेरे पास एक होता पॉजिटिव चार्ज और एक होता नेगेटिव चार्ज, तो फिर इनके बीच में लगता है वो फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, अब बात आती है कि अपने पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स तो हम समझ गए। अगर सेम नेचर के फोर्स होंगे, सेम नेचर के चार्ज होंगे तो एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। अगर उनका नेचर जो है वो अलग अलग है तो वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। बट ये काम हमेशा नहीं होता। जैसे समझने की कोशिश कीजिए, ये है मेरे पास एक एटम और ये है एटम के अंदर एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस समझ गए, नाभिक। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर इसके ऑर्बिट में होते हैं, उनकी बात अपन बाद में करेंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन थोड़ी होता होगा, बहुत सारे प्रोटॉन होते होंगे। अब बात आती है प्रोटॉन कैसे होते हैं। तो प्रोटॉन का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब सारे के सारे प्लस एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते होंगे। अगर कूलम्ब लॉ की बात करें तो ये तो यही कहते हैं, कूलम्ब तो यही कहता है कि प्लस प्लस को रिपेल करता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यहां जितने भी प्लस हैं, बोले तो जितने भी प्रोटॉन हैं, वो सारे एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, बोले तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसका मतलब यहां कूलम्ब फोर्स फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। कूलम्ब फोर्स तभी अप्लाई होगा जब अपने पास जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो। अगर इससे छोटे डिस्टेंस है तो फिर कूलम्ब फोर्स नहीं लगता, और अगर कूलम्ब फोर्स नहीं लगता तो फिर यहां पे कोई और फोर्स लगता है। वैसे कौन सा लगता है मैं बता दूं आपको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है उसका नेचर ओनली अट्रैक्टिव होता है, वो रिपल्सन करना जानता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुए अपने पास लिमिट्स। कूलम्ब फोर्स की क्या क्या लिमिट हो गई? कूलम्ब फोर्स की दो लिमिट हो गई। नंबर 1, ये सिर्फ रेस्ट चार्ज पे लगता है। नंबर 2, अगर डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी है, लार्ज है, तो ही अप्लाई होगा। अगर छोटी है तो ये अप्लाई नहीं होता। ओके, अब बात आती है कूलम्ब फोर्स होता क्या है, देखते हैं। कूलम्ब फोर्स क्या होता है? ये मेरे पास दो चार्ज हैं, ये पहला है Q1 और ये दूसरा है Q2। ओके, अब इन दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैंने प्लेस्ड कर रखा था, बोले तो ये दोनों R डिस्टेंस पे रखे हुए थे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, लगने वाला फोर्स इक्वल होगा। राजस्थान बोर्ड 2026 में क्वेश्चन आया था कि दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, बताओ इनके फोर्स का रेशियो कितना होगा। सिंपल सी बात है, दोनों तो एक दूसरे पे इक्वली फोर्स लगाते हैं ना, तो रेशियो 1:1 होगा। चाहे बड़ा फोर्स चाहे बड़ा चार्ज छोटे चार्ज पे फोर्स लगाए या छोटा चार्ज बड़े पे फोर्स लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली दोनों का रेशियो सेम ही होता है। अब अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। अपन ने कहा कि दो चार्जेस हैं, दोनों रेस्ट हैं, एक दूसरे से R डिस्टेंस पे हैं, लगने वाला फोर्स रिपल्सन वाला है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो वो फोर्स जो दो चार्ज थे दोनों के मल्टीप्लीकेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं,
और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं दोनों को ठीक से लिखना चाहूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी में कैसे लिखूंगा मैं? कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated by small r distance, then the force of attraction or repulsion is directly proportional to multiplication of both charges and inversely proportional to square of distance between them. क्लियर है? जो भी डिस्टेंस रखी होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और जो भी मैग्नीट्यूड होगा उनके मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आगे बढ़े, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, साइन हटाया तो अपने पास आ गया के, और आगे सब कुछ सेम है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है कूलम्ब फोर्स। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी साथ में लिखना चाहूं, साइड में लिख लेता हूं इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या किया जाता है, जहां जहां पे वेक्टर क्वांटिटी है उनके ऊपर लगा दो एरो, F के ऊपर एरो, के Q1 Q2 अपॉन, अगर आप चाहो कि R के ऊपर एरो लगाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि उसका स्क्वायर है, और कभी भी मैं I कैप का स्क्वायर करूंगा इसका मतलब वैल्यू वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब मैं बेसिकली कोशिश करूंगा ऊपर वाली वैल्यू वेक्टर क्वांटिटी ढूंढूं, ऊपर तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, अगर नहीं है तो डिस्टेंस जो था उसका कैप लगा दो, आर कैप मतलब आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो अपने पास फॉर्मूला आया था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बातें बताता है। जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि फॉर वैक्यूम के लिए ये जो कूलम्ब कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इसका मैथमेटिकल वैल्यू भी होता है कितना, 9 × 10⁹। अगर आप चाहो कि इसकी यूनिट भी चाहिए आपको तो यूनिट बड़े आसानी से बन जाएगी। ये देखो ये के रहा, अगर इस के की यूनिट चाहिए तो जो एफ था इसके मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा आर स्क्वायर, एफ का मतलब तो है न्यूटन, और आर स्क्वायर यहां चला जाएगा, इसका मतलब चला जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये दोनों है चार्ज, चार्ज मतलब कूलम्ब इनटू कूलम्ब, डिवाइड में आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। ये है इसका यूनिट। अब क्योंकि अपनी बात चल रही है, दिख जाता है क्या? दिख जाता होगा। अपनी बात चल रही है कि फॉर्मूला जो था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसमें के की वैल्यू कितनी, तो के की वैल्यू वैक्यूम के लिए इतनी होती है, तो फिर फोर्स कितना बन जाएगा वैक्यूम के लिए? वैक्यूम के लिए फोर्स बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लो कंप्लीट। लेकिन अगर मीडियम हो तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, मीडियम के लिए कुछ और होता है। क्या होता है देखो तो जरा, फॉर एनी मीडियम, अगर मीडियम होगा तो फिर के की वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगी, लेकिन इसके साथ एक वर्ड और आ जाएगा एप्सिलॉन आर। अब मुद्दा आता है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, आर क्या होता है, 2 मिनट बाद देखते हैं, पहले एक बार फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। फॉर्मूला जो था F इज इक्वल टू के, तो के को हटा देता हूं और के की जगह लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, उसके बाद ऊपर आए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहा, तो मेरे पास जो 2 एप्सिलॉन थे इन दोनों को हटा देता हूं, तो F की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसके बाद Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आती है, अच्छा इस वर्ड को पढ़ते क्या है, अगर दिक्कत आ रही है तो इसको पढ़ते हैं कुछ इस तरह से, एप्सिलॉन, ये वर्ड है ये। लेकिन मेरे पास 3 एप्सिलॉन आ चुके हैं यहां पे, कौन से? एक तो आया ये रहा स्टार्टिंग से एप्सिलॉन नोट, एक आया एप्सिलॉन आर, और एक अभी अभी मैंने इन दोनों को जब हटा दिया तो इनके पीछे छुपा हुआ मिला मेरे को एप्सिलॉन।
ठीक है। एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या होता है? देखो एक्चुअल में ये वो कांस्टेंट है जो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। तो सबसे पहले बात आती है एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट कहां लगा मिला था? एप्सिलॉन नोट मिला था वैक्यूम में, वैक्यूम में। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने कहा कि ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ, या तो वैक्यूम लिख दो या फ्री स्पेस लिख दो, दोनों एक ही बातें हैं। इसकी कुछ वैल्यू भी होती है, कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि ये k का रिसिप्रोकल है, k का उल्टा है। देखो k की वैल्यू 1/ε0 है, इसका मतलब इसका जो यूनिट है वो k का उल्टा हो जाएगा, और k का जो यूनिट था वो था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। फिर आता है अपने पास एप्सिलॉन आर क्या होता है? देखो तो एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है? परमिटिविटी तो है ही है, लेकिन वो तो थी वैक्यूम के लिए, वैक्यूम बोले तो फ्री स्पेस। अब आ जाएगी आर, आर फॉर रिलेटिव, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, और जो एक और बच गया एप्सिलॉन, ये क्या है? ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, हो गए तीनों। अब कुछ एक्स्ट्रा और भी देखने को मिला अपने को। क्या देखने को मिला? कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू मिली मुझे, तो मैंने अगली लाइन में एक नोट लगा दिया, और नोट लगा के मैंने लिख दिया कि एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो यहां से एप्सिलॉन आर कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चंस आते हैं। किस नाम से आते हैं? या तो मुझे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करो, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर एक नाम और भी होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो अगर कोई हमें कहे कि एप्सिलॉन आर को डिफाइन करो, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का रेशियो ही एप्सिलॉन आर होता है। बस इन दोनों के नाम पता होना चाहिए आपको। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा परमिटिविटी ऑफ, सॉरी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या इसका कोई यूनिट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोनों ही परमिटिविटी थी, दोनों का रेशियो लगाऊंगा तो दोनों के यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर यूनिट नहीं बनी तो फिर इसकी डायमेंशन भी नहीं बनेगी। ओके, हाँ, इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज आपको याद करनी पड़ती हैं। जैसे कोई कहे वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1। कोई कहे एयर के लिए, एयर के लिए एप्सिलॉन आर की दोनों वैल्यू जो सही हैं, 1.003, 1.0003, 1.0006। एक्चुअल में इतना डीपली कोई पूछता नहीं है। जो ओल्ड एनसीईआरटी थी वो 0003 बताती थी, नई वाली जो है वो 0006 बता रही है। कुछ जगह पे 003 भी लिखा हुआ है। फिर भी कोई कहे कि सर ये तो कोई बात नहीं होती, बहुत सारी वैल्यूज बता दी आपने, कोई एक ही बताओ, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा 1.0006। और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपने पास, अगर यही वैल्यू आप मीका के लिए पढ़ना चाहो तो मीका के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है? 6। अगर यही आप प्लास्टिक के लिए पढ़ना चाहो तो 3 to 5। अगर यही आप वाटर के लिए पढ़ना चाहो तो 81। और यही आप अगर मेटल के लिए पढ़ना चाहो तो ये याद होने चाहिए, तो ये होता है इनफिनाइट। ये अपने पास कुछ एप्सिलॉन आर के वैल्यूज हैं जो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। बेसिकली मैं वैसे आपको बता दूं इनमें से कौन सी याद होनी चाहिए। वैक्यूम के लिए मुझे पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन आर 1 होता है, वाटर के लिए पता होना चाहिए 81 होता है, और मेटल के लिए पता होना चाहिए इनफिनाइट होता है। ये तीन तो बेसिकली सीधे सीधे याद होने चाहिए हमें। ठीक है, यहां तक का। अब आता है इसके आगे। थोड़ी देर पहले अपन ने 2 फॉर्मूले लिखे, एक बार शॉर्ट रिवाइज करता हूं। F की वैल्यू होती थी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके,
न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए रिवाइज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। यहां के की जो वैल्यूज थी वो वैक्यूम के लिए कितनी थी, तो मैंने पहला लगा लिया कि वैक्यूम के लिए फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वैक्यूम हो गया। मीडियम के लिए कितना होता है, मीडियम के लिए होता है यहां पे एप्सिलॉन R और बढ़ गया था 1/4 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहूं तो मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, कोई मार्क चेंज करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें ढूंढो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों जो स्पेयर, इन दोनों गोलों को हटा के मैं इसकी जगह वैक्यूम लिख सकता हूं सीधा सीधा, एप्सिलॉन R एक्स्ट्रा बचेगा। तो इसका मतलब मैंने कहा मीडियम की जो वैल्यू है वो वैक्यूम के अपॉन में एप्सिलॉन R एक्स्ट्रा होती है। सिंपल। अब बात आती है क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं। क्वेश्चंस देखने के लिए सबसे पहले अपन ने देखा कि फोर्स जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा था। तो देखो कितने टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं यहां पे। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, डायरेक्ट जो फॉर्मूला था उसी से उठाते हैं। फॉर्मूला था के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के तो कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था दोनों चार्ज और डिस्टेंस पे। मुझे पहला क्वेश्चन मिला कि जो दो चार्ज थे दोनों को डबल कर दो, बताओ फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक चार्ज को नहीं किया, दोनों को डबल किया है, दो दो गुना कर दिया दोनों को, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। आप दो तरह से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आप बोर्ड क्लास के लिए पढ़ रहे हो तो फिर आपको वहां पे स्टेप बाय स्टेप दिखाना भी पड़ेगा लिख के। पूरा ही देख लेते हैं। देखो F का फॉर्मूला कितना होता था, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बेसिक फोर्स था बोले तो फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद उसने कहा चार्जेस डबल कर दो, अगर चार्जेस डबल कर दो तो अब अपना फोर्स कितना बनेगा, ये अपनी जगह पड़ा है, अब Q1 नहीं बचा, अब बचा है 2Q1। इसी तरह से सेकेंड चार्ज फिर से डबल कर दो अपॉन में R स्क्वायर। करो जरा कंपैरिजन, के हटा दूं, के Q1 हटा दूं, Q2 हटा दूं और R स्क्वायर हटा दूं। ये ऊपर है ना के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो यहां पे लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो के हटा दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हटा दिया, और इन सबको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, इन सबको हटा के मैं लिख सकता हूं F1। एक्स्ट्रा क्या बच गया वो अब आप देखो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका मतलब 4 एक्स्ट्रा बच गए, यही है F2। तो मैंने कहा जो बाद में फोर्स बनेगा वो पहले वाले का कितना टाइम, 4 टाइम, और क्योंकि मल्टीपल है इसका मतलब इंक्रीज होगा। सिंपल। हाँ, शॉर्ट में अगर आप चेक करना चाहो तो सीधा भी कर सकते थे। मुझे पता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और उसने कहा 2 टाइम कर दो, तो पहला भी 2 लिख दो, दूसरा भी 2 लिख दो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4। इसका मतलब मैं कह दूंगा 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे तो काफी है, वरना पूरा लिखना पड़ेगा। एक बार फिर समझने की कोशिश करो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मुझे कहा गया कि जो फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज उसको 3 टाइम कर दो, जो सेकंड चार्ज है, रेस्ट है वैसे ये, उसको कर दो 5 टाइम, और जो डिस्टेंस है उसको रख दो सेम। बताओ फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कभी भी इस तरह से कुछ मिले तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये फोर्स कौन से फॉर्मूले का था। सिंपल सी बात थी, दो चार्ज हैं, डिस्टेंस है, इसका मतलब ये कूलॉम लॉ की बात कर रहा है। ओके, मैंने वही सेम प्रोसेस अप्लाई किया। सबसे पहले तो पहली कंडीशन उठा दी, इसका मतलब बिना चेंजमेंट के फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था। तो बिना चेंजमेंट के फोर्स का फॉर्मूला होता था के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या क्या चेंजमेंट करवा रहा है वो लिख दो। के तो अपनी जगह है, Q1 पहला चार्ज 3 टाइम, इसका मतलब Q1 नहीं है, 3Q1 है। दूसरा चार्ज 5 टाइम, तो इसका मतलब 5Q2 हो गया।
अपन में क्या है, डिस्टेंस, ये कह रहा है डिस्टेंस को सेम रखो, तो इसका मतलब आर स्क्वायर अपनी जगह पड़ा है। वापस वही बात, ऐसा फॉर्मूला यहां पे बना लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर साइड में निकाल लेते हैं। के आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया और आर स्क्वायर आ गया। एक्स्ट्रा क्या बचा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मतलब एक्स्ट्रा बचा अपने पास 15। बस बात खत्म। तो फिर F2 कितना आ जाएगा, इसका मतलब F2 आ जाएगा 15 इंटू F1, क्योंकि इस वैल्यू को हटा के तो मैं F1 लिख सकता हूं ना। ये था अपने पास जब अपने को कोई कंडीशन डालता है। समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो सिर्फ 2 चार्जेस थे, डिस्टेंस की तो बात ही नहीं हुई। अब डिस्टेंस को और इंक्लूड कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, उसने कहा कि जो चार्जेस थे उनको सेम रख दिया जाए, रिमेन सेम, और जो डिस्टेंस थी उसको कर दिया जाए डबल। बताइए कूलाम फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि कूलाम फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब इफेक्ट तो पड़ेगा। डायरेक्ट नो चेंज पे तो जाना ही मत। कितना पड़ेगा, F फर्स्ट की वैल्यू बताओ, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये पहला फोर्स था, ये कंप्लीट। फिर आए अपन और आगे बढ़े तो जो डिस्टेंस थी उसको डबल कर दो। पहले जिस डिस्टेंस को आपने r लिखा था अब आप उसको लिख दो 2r। हाँ, डिस्टेंस का स्क्वायर था वो अभी भी लिखना है। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, के Q1 Q2 अपॉन 4r स्क्वायर। ठीक है यहां तक का, ओके। अब अपन देखेंगे कंपैरिजन। तो मैंने कहा कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को हटा के क्या लिखा जा सकता है, F1। तो उसका मतलब अगली लाइन में इन सब को तो हटा दो, इन सब की जगह तो लिख दो F1, और डिवाइड में पड़ा है 4। इस बार फोर्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो क्योंकि इस बार मेरे पास जो वैल्यू थी वो डिवाइड में है तो मैं कहूंगा कि द कूलाम फोर्स डिक्रीजेज 4 टाइम, और अगर मल्टीप्लाई में होता तो इंक्रीजेज 4 टाइम। बात खत्म। ये तो था टाइप फर्स्ट, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। अब आते हैं अपन इसके आगे आते हैं टाइप नंबर 2 के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। ओके, टाइप 2 के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो होते हैं अपने पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे हमें कहा गया कि 2 चार्ज हैं, एक की वैल्यू है 2 कूलाम और एक की वैल्यू है 9 कूलाम। दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 3 मीटर। बताइए फोर्स कितना होगा वैक्यूम में। फाइंड आउट फोर्स इन वैक्यूम, पहला क्वेश्चन। सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन, वही सेम चीजें आ गई। अपने पास चार्ज भी है, डिस्टेंस भी है। फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, फॉर्मूला लगाऊंगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को भी हटाओ, के को हटा के क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि वैक्यूम के लिए तो यही वैल्यू होती थी। अब आ जाओ कैलकुलेशन में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹9। थोड़ी देर पहले देखी थी, फिक्स है ये तो। Q1 Q2 पहला चार्ज 2, सेकेंड चार्ज 9 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है 3 का कर दो स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करने के बाद अपन ने कैंसिल आउट किया, तो कैंसिल आउट किया तो 9 से 9 कैंसिल हो गए, और 9 से 9 कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा इधर, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18 इंटू 10⁹9। यही है फोर्स। और फोर्स का यूनिट क्या होना था ये मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, फोर्स का यूनिट न्यूटन। हाँ, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा दूं, मैं इसको साइड में करता हूं। ठीक है, अब मैंने फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया, देखना उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क होगा। फिर से मैंने कहा मेरे पास एक 2 कूलाम का चार्ज है, एक 9 कूलाम का चार्ज है,
दोनों एक दूसरे से 3 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, लेकिन अब मैं फोर्स वैक्यूम में फाइंड आउट नहीं करना चाहता, किसी एक मीडियम में फाइंड आउट करना चाहता हूं। जैसे जैसे मैंने कहा कैलकुलेट द फोर्स इन वाटर। इसका मतलब है कि ये जो सारे के सारे चार्जेस हैं, थोड़ा सा लूज करता हूं, ये जो सारे के सारे चार्जेस हैं ये किसके अंदर रखे हुए हैं? ये सारे चार्जेस रखे हुए हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर रखा हुआ है सारा चार्ज। ठीक है, अब बताओ कि फोर्स कितना लगेगा? क्योंकि विदाउट मीडियम के तो फोर्स इतना था, बट क्योंकि अपने पास मीडियम आ गया और मीडियम भी कंप्लीटली आया है, पार्शियली, थोड़ा सा मीडियम नहीं है, पूरा का पूरा ही मीडियम के अंदर है, तो ये अपने पास कुछ इस तरह से सोल्व होगा। फोर्स का फॉर्मूला लिखा, F इज इक्वल टू कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q स्मॉल कैपिटल कैसा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। K की वैल्यू कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही था, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया एप्सिलॉन R। उसके बाद वो का वही है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। दो चार्जेस हैं, पहला है 2, दूसरा है 9 अपॉन एप्सिलॉन R। क्योंकि वो बात कर रहा है वाटर की, वाटर के लिए या तो वो बोलेगा, जैसे प्योर वाटर के लिए बेसिकली 81 बताता है, और कभी कभी वाटर के लिए वो 80 बता देता है, कुछ नहीं बोले तो 81 ही लेना है। ठीक है, तो एप्सिलॉन R जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ वो मिल गई 81, और इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस था 3 का कर दो स्क्वायर। जैसे ही मैंने कुछ इस तरह का प्रोसेस किया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला, कैलकुलेट करूं तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, 81 से कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद ऊपर कितना बचा है? ऊपर बचा है अपने पास 2, और अपॉन में कितना है 9 इंटू 10⁻⁴ कितनी है 9। ये आई अपने पास वैल्यू, और इसी को अपन ने क्या लिखा? इसी को अपन ने लिखा न्यूटन। कोई चाहे कि पॉइंटों में और फाइंड आउट करूंगा तो कर सकता है, पता है अपने को कितना आएगा पॉइंटों में, क्योंकि ये 2 है, अगर 2 को और 0 लगा दूं 20 बन जाएगा, तो 9 2 जा 18, तो उसका मतलब 0.18 बनेगा। ये 0.18 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, है ना। यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, एक बार तो यहां तक काफी था। एग्जाम में जरूर डेसिमल तक वैल्यू होनी चाहिए आपकी। हाँ, हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया। सर इतना क्यों किया? सीधा लिख देते वैक्यूम के अपॉन में एप्सिलॉन R। वो काम तो तब करता जब ये पहले पूछता और फिर इसी में सेकंड कंडीशन देता। मुझे तो एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मीडियम के लिए क्वेश्चन आए तो ऐसे लिखना है, वैक्यूम के लिए आए तो ऐसे लिखना है। लेकिन अगर वैक्यूम की वैल्यू पूछ चुका और उसके बाद इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता और कहता कि बता दो वाटर के लिए भी कितना होगा, तो फिर मेरे को ये सारे तामझाम वापस से करने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मीडियम के लिए वैक्यूम के अपॉन में एप्सिलॉन R। वैक्यूम के लिए आप फाइंड आउट कर चुके हो कितना? 18 इंटू 10⁻⁹। तो फिर इसके सीधा अपॉन में लगा दो एप्सिलॉन R, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कैंसिल आउट कर दो। कितने से कैंसिल आउट हो रहा है? ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, और वो की वो वैल्यू आ जाएगी जो पहले थी। 2 से किया तो 9 अपॉन 2 से तो नहीं हो रहा, 9 से हो रहा है। ठीक है, तो 9 से करोगे तो 2 अपॉन 9, सही बात है, इंटू 10 का पावर, तो 9 था ही था। वैल्यू वो क्यों आ गई? आई थिंक ये भी 2/9 इंटू 10 का पावर 9, वो भी 2/9 इंटू 10 का पावर 9। बट वैक्यूम पूछ के कोई मीडियम पूछ ले तो वैक्यूम तक फाइंड आउट कर चुके थे, इसलिए सीधा एप्सिलॉन R लगा दिया। बट अगर मेरे को सीधा ही मीडियम बोले तो फिर ये प्रोसेस मत करना, पहले वैक्यूम निकालो और फिर एप्सिलॉन R लगाओ। नहीं, फिर तो डायरेक्ट है ही मेरे पास। एक बार फिर समझने की कोशिश करो। नया क्वेश्चन, मानो हमें कहा गया कि एक तो है 6 माइक्रो कूलम चार्ज और एक है, बढ़ा दूं क्या वैल्यू, 36 माइक्रो कूलम चार्ज। दोनों एक दूसरे से 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। बताइए फोर्स कितना लगेगा, कहां कहां, वो सुनो। अब मैं इसको नए पेज पे लिखता हूं, एक सेकंड वेट करो। वापस से सुनो। अपने पास वैल्यू कितनी कितनी थी? फॉन्ट काफी बड़े हो गए।
वैल्यू बस चेंज कर सकते थे, फिर भी 6 एंड 36। ओके, मेरे पास दो चार्ज हैं, एक है 6 माइक्रोकूलम और एक है 36 माइक्रोकूलम। दोनों एक दूसरे से मान लो 3 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब हमें कहा गया, कुछ भी हो सकता है, 10 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, चलो 10 ले लेते हैं, 10 से आसान हो जाता है थोड़ा सा। 10 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब मुझे क्या क्या पूछ सकता है ये डिपेंड करेगा। मैंने इस बार क्वेश्चन को बढ़ा दिया और मैंने ये क्वेश्चन काफी हिस्सों में तोड़ दिया। सबसे पहले मैंने लिखा कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ चार्जेस इन। अब आते हैं क्वेश्चन के पार्ट। नंबर 1, वैक्यूम। अगर ये वैक्यूम में हो तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। अगर ये अपने पास वैक्यूम के बजाय किसके अंदर हो, वाटर के अंदर हो, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। अगर ये मिका के अंदर हो तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। अगर दोनों चार्जेस के बीच में कंप्लीटली कोई मेटल प्लेट रख दी जाए, जैसे मैंने कह दिया कि इन दोनों के बीच में एक कॉपर प्लेट रखी हुई है, तो बताओ कितना होगा। जब कभी इस तरह से हो, फर्स्ट वैक्यूम पूछ ले तो फिर तो जोर ही नहीं आएगा ना। बाकी तो सारे क्या हैं अपने पास, मीडियम है। मीडियम के लिए क्या होता है, वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले आते हैं वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वैक्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ, एक्स्ट्रा वर्ड मैंने ऐड कर दिया, माइक्रो। व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ माइक्रो एंड मिली। माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻6 एंड मिली इज स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻3। ओके, मेरे पास वैक्यूम की वैल्यू चाहिए थी। सबसे पहले मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। फिर आया मेरे पास फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज कितना था, 6, बट माइक्रो भी है, माइक्रो बोले तो -6। सेकंड चार्ज, सेकंड था 36 और माइक्रो का मीनिंग वापस से वही -6 10⁻। अपॉन में है डिस्टेंस का स्क्वायर और मेरे पास डिस्टेंस थी 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, हो गया। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गए। फिलहाल हमने इनको मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, 9 × 6 × 36 और 10⁻⁻ कितनी बनेगी वो देखो। 10 का पावर 9 तो ये रहा और माइनस में देखो कितना आएगा, 6 6 12 और 2 नीचे भी हैं, इसका मतलब ऊपर चला जाएगा 14। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9 × 6 × 36 इंटू में 10⁻⁻5। ये आएगा न्यूटन। ये था पहला फोर्स। हालांकि आपको इनको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई भी करना है। अब मल्टीप्लाई तो मैं नहीं सिखाऊंगा, तो मल्टीप्लाई खुद करना बाद में, टाइम भी बचता है अपना। अब आती है बात आगे की। ये तो मेरे को आ गया वैक्यूम के लिए। फिर हमसे क्या कहा गया, फिर हमसे कहा गया कि अगर दोनों प्लेट्स, दोनों जो चार्जेस हैं वो किस में रखे हों, वाटर में रखे हों, तो बताओ फोर्स कितना लगेगा। अगर आपको वैक्यूम पता चल गया, वैक्यूम पता चल गया, तो अब आपको पूरा प्रोसेस बार बार अप्लाई नहीं करना। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा वैक्यूम के अपॉन में लगा देना है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी। वैक्यूम की वैल्यू थी 9 × 6 × 36 × 10⁻⁻5, तो डिवाइड कर देना है एप्सिलॉन आर से। और क्योंकि आप बात कर रहे हो वाटर की, तो वाटर के लिए डिवाइड कर देना है 81 से। फिर आया नेक्स्ट, मेरे पास फिर से मीडियम है, तो वैक्यूम के अपॉन में एप्सिलॉन आर लगा दिया। वैक्यूम की वैल्यू ऊपर से मैंने यूं की यूं कॉपी कर ली और ये लगा अपने पास एप्सिलॉन आर मिका के लिए। मिका के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता था, मिका के लिए होता था 6। डिवाइड कर दो, सोल्व हो गया। ये कट जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। अगर वो बात कर रहा है कॉपर प्लेट के लिए, देखो कॉपर प्लेट के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है। यहां वैक्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि डिवाइड किसका होने वाला है, डिवाइड होने वाला है इन्फिनिटी का।
क्योंकि अपने पास जो कॉपर प्लेट है उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती थी इन्फानाइट। तो जैसे ही मैं इन्फानाइट का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0 न्यूटन। तो इसका मतलब हमेशा आप याद भी रख सकते हो कि अगर दो चार्जेस के बीच में कंप्लीटली मैं किसी प्लेट को रख दूं, या फिर मान लो कि किसी मेटल के बॉक्स के अंदर दो चार्ज रख दिए, एक ही बात है, तो अपने पास जो मीडियम था वो आ चुका है। और मीडियम अगर मेरे पास क्या हो, मीडियम अगर मेरे पास मेटल हो तो हमेशा डिवाइड जाएगा इन्फानाइट का, और इन्फानाइट का डिवाइड अगर चला गया तो एग्जैक्ट जो फोर्स आएगा वो 0 ही होगा, बिना सोचे समझे, फिर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली अपने पास कुलाम फोर्स और कुलाम फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो अपना पार्ट आएगा उसके अंदर अपन करेंगे कुलाम फोर्स के कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन विद डायग्राम्स। जैसे इस तरह के अगर आपके पास डायग्राम आ जाते हैं जिनके एंड्स पे, कॉर्नर्स पे कोई चार्ज रखा हो, मान लो Q1 Q2 Q3, कोई इस तरह का आपके पास आ जाए जिसके ऊपर एंड्स पे चार्ज रखे हुए हैं, यहां भी पूछ सकता है, सेंटर पे पूछ सकता है, या फिर मान लो ये Q1 Q2 आ गए और इनके बीच में तीसरा चार्ज आ गया। इसका मतलब डायग्राम बेस्ड जो कुलाम लॉ के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, खास करके न्यूमेरिकल्स, वो सारे अपन पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 पे। और साथ में ही अपन इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन डेरिवेशन होता है वो भी कंप्लीट कर देंगे 3 के अंदर। तो अपने चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।